तो मुझे बताइए और हमारे दर्शकों को समझाइए कि फर्स्ट एड के इस छोटे से दायरे में न सीमित हो, ये बहुत बड़ा है। लेकिन कौन सा पेन किलर किस वक्त देना चाहिए, उसके ऊपर जानकारी किसी ने भी नहीं तैयार किया। क्योंकि देखिए, कई बार सड़क पर चलते हुए बहुत बारी ऐसी घटना हो जाती है जब आप सोचते हैं कि मेडिकल शॉप पर चलते हैं, वहां दवाई खरीद लेंगे, लेकिन आपके पास में मौजूद होती है वो चीजें, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि उसका इस्तेमाल कैसा होता है। बचपन से ही बच्चों में फर्स्ट एड के प्रति जागरूकता हो तो शायद ऐसी स्थिति पैदा नहीं। बिल्कुल। इसके लिए आपके पास कोई आइडिया है क्या फर्स्ट एड क्लास भी होना चाहिए स्कूल्स में? सबके मन में एक सवाल भी उठेगा कि अगर हम 12वीं के बाद इस तरीके के कोर्स करते हैं, फर्स्ट एड का कोर्स करते हैं, तो फिर नौकरी में किस तरीके से मुझे प्राथमिकता मिलेगी? देश के जितने नेता हैं, प्रधानमंत्री, तमाम लोग हैं, वो भी इसी पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ यूनिक फॉर्मूला है तो बताइए, शायद हो सकता है उनके लिए बड़ा हेल्प हो। हेलो, नमस्ते। न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो बेहद ही खास है। अमूमन आपने फर्स्ट एड कब सुना होगा? तभी ना जब आपके साथ कोई हादसा हो जाता है या फिर कोई छोटी सी चोट लग जाती है, तब आप सोचते हैं अच्छा फर्स्ट एड बॉक्स की बात हो रही है। लेकिन फर्स्ट एड यही है क्या? यहीं तक सीमित है क्या? आज न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म, खास करके दिल्ली, आपको बेहद ही खास जानकारी देगा। वो कैसे? तो हमारे साथ है एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शहाब आलम, जो कि प्रेसिडेंट हैं फर्स्ट एड काउंसिल ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और जिस विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि फर्स्ट एड लोग समझते हैं कि वो छोटा सा बक्सा, एक्सीडेंट हुआ तो उस बक्से की इस्तेमाल की जानी चाहिए, कट लग गई तो उसके इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट एड शायद उस बक्से से बहुत बड़ा है, जो आज भी बहुत लोग नहीं जानते हैं डॉक्टर साहब। तो मुझे बताइए और हमारे दर्शकों को समझाइए कि फर्स्ट एड के इस छोटे से दायरे में न सीमित हो, ये बहुत बड़ा है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया आज यहाँ सेट पर। मैं एक छोटी सी बात आपने कही है कि फर्स्ट एड को लेकर हम ये बात करते हैं कि एक छोटा सा बक्सा, एक छोटा सा बॉक्स जिसके अंदर दवाइयाँ रखी हैं और वो कभी कट लग जाता है। बिल्कुल ठीक आपने ये कहा, लेकिन मेरा सवाल है पूरे देश से और पूरे जो लोग देख रहे हैं उन सबसे कि उस फर्स्ट एड में रखी हुई दवाइयों को इस्तेमाल कैसे करना है, क्या इसके ऊपर कोई जानकारी है? आपके उस बॉक्स में बहुत सारी दवाइयाँ रखी हैं, लेकिन उन दवाइयों को इस्तेमाल कैसे करना? उसमें एक जलने की भी लगी हुई है, उसमें एंटीसेप्टिक भी है, उसके अंदर एक पेन किलर भी है, लेकिन कौन सा पेन किलर किस वक्त देना चाहिए, उसके ऊपर जानकारी किसी ने भी नहीं तैयार किया आज तक। कोई देता नहीं है उसके ऊपर। बस हमने एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा, सर में दर्द हुआ तो हमने ये टैबलेट ले ली, हाथ कट गया तो हमने हैंडी प्लास्टिक ले ली। डॉक्टर साहब, ऐसा होता है कि वो एक्सपायर हो जाते हैं, लोग पता ही इसीलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि इसमें रखा सामान जो है वो उनके लिए किस तरीके से इस्तेमाल में आना चाहिए। ये जानकारी का अभाव है और शायद आज आपका यहाँ आना हमारे लोगों को जागरूक ही करना है कि देखिए वो किस तरीके से जागरूकता हो सकती है, छोटे से छोटे लेवल पर, बड़े से बड़े लेवल पर। ये इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि देखिए, कई बार सड़क पर चलते हुए बहुत बारी ऐसी घटना हो जाती है जब आप सोचते हैं कि मेडिकल शॉप पर चलते हैं, वहाँ दवाई खरीद लेंगे, लेकिन आपके पास में मौजूद होती है वो चीज़ें, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि उसका इस्तेमाल कैसा होता है। लेकिन आज डॉक्टर आलम आपको एक एक बारीक चीज़ बताएंगे ताकि आप वो गलती ना करें और वो शिक्षा आपके द्वारा किसी और में दी जाए। डॉक्टर आलम, देखिए, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि फर्स्ट एड बॉक्स आप कितना बड़ा भी बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेन जरूरी चीज़ है कि आपको उसके अंदर रखी हुई दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करना है उसकी जानकारी हो। और इसके ऊपर ना पूरे देश में, मैं माफ़ी चाहूँगा ये कहते हुए कि हमारे देश में अभी तक भी फर्स्ट एड के कोई मानक नहीं है एजुकेशन को लेकर। और जैसे नैतिक शिक्षा धीरे धीरे हमारे देश में से 8वीं क्लास में आते आते समाप्त होता जा रहा है, जबकि 8वीं क्लास तक तो बच्चा अपने परिवार में रहता है और 8वीं क्लास के बाद उसका अपना दिमाग चलना शुरू होता है और उसी टाइम इस कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ फर्स्ट एड वहाँ तक भी नहीं पहुँचा है। फर्स्ट एड एजुकेशन एक्चुअली पहली क्लास से शुरू होना चाहिए और जब तक वो पढ़ रहा है तब तक होती रहनी चाहिए। इसका जीता जागता सबूत आपने देखा होगा, कोरोना जो आया था, कोरोना में पूरी सरकार, पूरा देश,
पूरा प्रशासन लोगों को ये कहने में बिजी था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, आप हाथ धोते रहिए, आप लोगों से मत मिलिए। इन चीज़ों की जो कि बेसिक चीज़ें हैं, जब हम फर्स्ट एड को पढ़ते हैं बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। साबुन को या किसी भी हैंड वॉश को 20 सेकंड तक हाथ पर मलते रहना है, ये छोटी छोटी बातें हम बता रहे थे उस टाइम पे जब एक आपदा आई है, क्योंकि फर्स्ट एड की जानकारी ही नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को चोट लग जाती है। गांव देहात की अगर मैं बात करूं, हमारा देश तो पूरा ग्रामीण देश है और बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं। तो जब बच्चे के चोट लग जाती थी तो माएँ कागज़ जलाती थी और उस पर भर दिया करती थी। वो जीवन भर उसके निशान कभी नहीं जाता, वो निशान उस बच्चे के पूरे जीवन भर रहता था। एक रिसर्च ये भी बताती है कि अगर किसी व्यक्ति को सही फर्स्ट एड नहीं दिया गया तो वो अपंग भी हो जाता है। यानी कि अगर कहा जाए, हमारी संस्था है फर्स्ट एड काउंसिल ऑफ इंडिया, हमारा एक स्लोगन है, क्योंकि सही फर्स्ट एड ही सही उपचार का आधार है। यदि आपने सही फर्स्ट एड दिया है तो वो उसका उपचार बिल्कुल ठीक होगा। आज की डेट में फर्स्ट एड को लोग ये सोचते हैं कि प्रोफेशनल कोर्स है। मैं ये बताने नहीं आया हूँ कि कोई कोर्स आप कीजिए या इस कोर्स की ज़रूरत है या इसके बाद आप नौकरी करें, मैं ये बिल्कुल बताने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ सबको ये बताने आया हूँ, पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट एड जहाँ पर आप हैं, जहाँ पर मैं हूँ या जीवन है, वहाँ पर फर्स्ट एड की एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और इसको आपको इसलिए भी सीखना चाहिए क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैंने अपनी पिछली कई सारी स्पीचेस में बताया था कि बहुत सारे लोग देश में, मैम 80% लोग यानी 80% लोग ये सोच के मर जाते हैं कि उनको हार्ट अटैक नहीं हो रहा है, उनको गैस्ट्रिक अटैक है। बिल्कुल, देखिए इस विषय पर भी धीरे धीरे हम पहुंचेंगे ही, क्योंकि समय के साथ कई बीमारियों ने अपना पांव बहुत अच्छी तरीके से पसार लिया है। आपने एक बहुत अहम बात कही कि अगर हम बचपन में ही इस चीज़ को इनकलकेट कर दें, यानी बचपन से ही बच्चों में फर्स्ट एड के प्रति जागरूकता हो, तो शायद ऐसी स्थिति पैदा ना हो। इसके लिए आपके पास कोई आइडिया है क्या? क्योंकि बहुत सारे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी तो सबको होती है, लेकिन अगर नहीं भी है तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे। देखिए, ये एक इतना गंभीर मुद्दा है, इसके ऊपर चूंकि बात कहने से पहले ना आपको तैयारी करनी चाहिए। किसी भी चीज़ को जब आप कहते हैं तो कमियां तो हर आदमी ढूंढता है कि भाई ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, लेकिन उस कमी के ऊपर आपने क्या काम किया। आप एक नागरिक हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आपकी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है। हमारी संस्था ने, हम लोगों ने मिलकर मैम पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक, यानी पहली क्लास जब उसकी उम्र होती बच्चे की, अभी नई शिक्षा नीति के हिसाब से तो 6 साल और 5 साल की हो गई है, लेकिन इससे पहले 3 साल 2 साल भी लोग प्ले स्कूल में भेजते थे। तो उस एज से लेके 12वीं क्लास तक का एक सिलेबस तैयार किया। और सिलेबस कितना अलग तरीके से हम लोगों ने तैयार किया है कि सपोज 6 साल का बच्चा है तो 6 साल के बच्चे के लिए फर्स्ट एड की क्या डेफिनेशन हो सकती है, उसके लिए फर्स्ट एड की क्या परिभाषा है। अगर देखा जाए तो इस उम्र में वो पूरे परिवार के साथ होता है, तो उसको चोट लग सकती है, उसको छोटी छोटी दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं, उसको सिरप पीना पड़ सकता है, इंजेक्शंस लगाने पड़ सकते हैं। तो अगर बच्चे को ये पता हो कि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, इसको लेना बहुत ठीक है, शरीर के लिए ठीक है, क्योंकि वो इनको पढ़ रहा है, तो उसकी उम्र, उसकी मेंटल सिचुएशन और उसका ऑरा वो कहाँ रहता है, उसके हिसाब से हमने पहली क्लास से लगा के 12वीं क्लास तक। अब 12वीं क्लास क्यों इसको रखा गया, इसके पीछे के कारण है। एक्चुअली धीरे धीरे आप देखते होंगे पूरे देश में झोला छाप डॉक्टर्स का एक बड़ा जाल है। और ये क्यों फैला हुआ है, इसके पीछे की वजह यह है कि हमारी जो मेडिकल की जो एजुकेशन है वो बहुत महंगी है। और एक आंकड़ा ये भी बताता है कि भारत में 1 लाख लोगों के ऊपर एक डॉक्टर आता है, तो जाहिर बात है कि एक डॉक्टर 1 लाख लोगों का इलाज क्या करे। तो चूंकि देश बहुत बड़ा है हमारा और लोग बहुत सारे हैं, तो कोई भी आदमी बीच में से खड़ा होकर कहता है कि साहब मैं भी एक डॉक्टर हूँ। तो इस डॉक्टर शब्द के लिए जहाँ पर पीएचडी होल्डर्स भी मेडिकल के स्टूडेंट की लड़ रहे हैं कि डॉक्टर सिर्फ हम लोग यूज़ करेंगे, पीएचडी होल्डर्स भी यूज़ ना करें। यहाँ पर एक गली मोहल्ले में रहने वाला आदमी और जिसने कभी एजुकेशन नहीं हासिल करी है और जिसने कभी कुछ भी नहीं किया है, बस किसी डॉक्टर के पास वो बैठा रहा है, किसी हकीम के पास रहा है और वहाँ से उसने वो छोटी मोटी जानकारी ली और उसके बाद वो डॉक्टर कहलाने लगा। अब वो भी अपने आप को डॉक्टर कहता तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, भाई डॉक्टर कौन। इसीलिए कहा जाता है कि झोला छाप डॉक्टर पकड़े गए, जबकि डॉक्टर झोला छाप नहीं होता। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर होता है। झोला छाप अगर कहा जाता है तो वो डॉक्टर नहीं है, वो एक चिकित्सा जुगाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें
कोई दो राय नहीं है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको इधर उधर किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर यही समझा रहे हैं कि अगर हम बच्चों में ही ये अवेयरनेस पैदा कर दे कि फर्स्ट एड क्या होता है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल होता है, तो इससे दो चीज़ें होंगी डॉक्टर जो मुझे समझ में आ रही हैं। पहली ये होगी कि बच्चों में जागरूकता बढ़ेगी, दूसरा बच्चे डर जाते हैं कई बार, स्कूल में है कहीं गिर गए, कहीं चोट लग गई, तो अगर उनके बारे में उनको जानकारी होगी तो शायद वो डर भी खत्म हो जाएगा। अब ये बताइए कि इसको लेकर जैसे हमने स्कूल्स में आपने चर्चा की, तो स्कूल में जैसे पीटी होता है, फिजिकल ट्रेनिंग क्लासेस होते हैं, म्यूजिक का क्लास होता है, क्या फर्स्ट एड क्लास भी होना चाहिए स्कूल्स में? देखिए सच बात तो ये है कि जैसे स्कूल्स में एनसीसी और स्काउट का एक डिपार्टमेंट होता है, पीटी का एक डिपार्टमेंट होता है, एक फर्स्ट एड का डिपार्टमेंट होना चाहिए ताकि बच्चे को शुरुआत से वो एजुकेशन लेता रहे। कल की डेट में अगर वो जाता है तो अपने लिए अपना खुद की एक ट्रीटमेंट कर ले कि अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो वो अपने या आसपास के लोगों को भी वो सेव कर सके। तो अगर ये डिपार्टमेंट सरकार रखती है या स्कूल वाले रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो आने वाले समाज का दर्पण होते हैं। तो अगर आप उनको स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो आपका समाज स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन इसमें एक रिस्क भी है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, ठीक है उसको ट्रेनिंग दी जाएगी या फिर उनको ज्ञान दिया जाएगा, लेकिन बच्चे नटखट भी होते हैं। ऐसे में इन सब चीज़ों का दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है, यानी कि मिसयूज हो गया, कभी कभी गलती हो गई, इससे कैसे बचाव करेंगे? मान लीजिए अगर इस तरीके का एजुकेशन दिया भी जा रहा है। देखिए आप ही के सवाल में आपका जवाब है। अगर उसको जानकारी नहीं है तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। हम तो कह रहे हैं उसको जानकारी दीजिए ताकि वो गलत इस्तेमाल ना करे। जब बच्चे को समझाया ही जा रहा है कि ये फर्स्ट एड है, निडल को कैसे इस्तेमाल करना, निडल कई बार ऐसा होता है ना कुछ चला जाता है हाथ में तो लोग निडल से निकालना शुरू कर दें, जो कि गलत है, बहुत गलत है वो। लेकिन जब बच्चे को बता देगा कि ये गलत है, बहुत सारे बच्चे आप गांव देहात में जाइए, अगर कुछ कांटा लग जाता है तो दूसरा बच्चा उसको निडल से निकालना शुरू कर देता है, जैसे टेटनस का खतरा होता है। बिल्कुल टेटनस का खतरा रहता है। तो यहाँ तो हम इस बात को आप खुद समर्थन कर रहे हैं इस बात का कि अगर हम जानकारी देते हैं बच्चों को तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से दूर रहेंगे और उसको सही इस्तेमाल करेंगे। तो डॉक्टर आलम, इसके प्रति आप अपनी तरफ से क्या कोशिशें कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके का आपने अभी तक जो है एक यात्रा शुरू की है और कहाँ तक आप पहुँचे हैं, क्या क्या कर रहे हैं जिससे कि हमारे देश का जो भविष्य है वो और बेहतर तरीके से निखरे, खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में। देखिए 2019 में हमने मध्य प्रदेश सरकार की एक विश्वविद्यालय थी अटल बिहारी वाजपेयी, उसके साथ हमने एक MOU साइन किया था जिसमें एक कोर्स का संचालन किया था, फर्स्ट एड स्पेशलिस्ट डिप्लोमा कोर्स। वो 12वीं पास बच्चों के लिए, क्योंकि एकदम से हम छोटे बच्चों पर नहीं डाल सकते इसको। तो उस कोर्स में बहुत सारे बच्चों ने, कोरोना आ गया था तो उसमें एक बहुत बड़ा सहयोग किया उन लोगों ने। माननीय उस समय के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान साहब ने बड़ी तारीफ की, बड़ी प्रशंसा की उन लोगों की। तो उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो 2023-24 में हमने एक समझौता किया। झारखंड सरकार की एक विश्वविद्यालय है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय, ये झारखंड सरकार की है। तो हमने जब इनको प्रस्ताव दिया तो हमने इनको 2 कोर्स दिए, एक जन स्वास्थ्य रक्षक और एक फर्स्ट एड स्पेशलिस्ट डिप्लोमा कोर्स। ये दोनों भी 12th की बात है चूंकि विश्वविद्यालय लॉन्च कर रहा है। और इन कोर्सेज को जब हमने सरकार को दिया तो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और जो पूरी कमेटी है उन लोगों ने इस पर निर्णय लिया कि ये बहुत अच्छा कोर्स है और ये गरीब लोगों के लिए फ्री होना चाहिए। तो ज़्यादातर अपने देश में गरीबों को पहचानने की मानक जो बने हैं, हालांकि मैं तो ये कहता हूँ कि कोई जात, कोई बिरादरी, कोई धर्म से आप लोगों को मत तोलिए कि क्या है, लेकिन फिर भी एक मानक है देश का ST SC OBC। तो झारखंड सरकार में ST SC OBC बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स को कर सकते हैं और इस कोर्स के बाद वो अपने छोटे मोटे, एक चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको कहा था, क्योंकि इस कोर्स का संचालन ही कौशल योजना के तहत किया गया है। कौशल यानी जिस काम को आप करना चाहते हैं और उसमें आप एक्सपर्ट हैं तो उसी काम में आपको सर्टिफाइड कर दिया जाए। तो इस कोर्स को झारखंड सरकार ने भी लॉन्च किया और बहुत अच्छे लेवल पे लोग इसमें एंट्री कर रहे हैं। लेकिन आने वाला फ्यूचर जो है, क्योंकि ये तो हमने शुरुआत किया, हम चाहते हैं कि पहली क्लास का बच्चा भी और 12वीं क्लास तक के बच्चे, सोचिए कि पहली क्लास से पढ़ने वाला बच्चा मेडिकल पढ़ रहा है, कंटिन्यूस मेडिकल पढ़ रहा है, 12वीं तक जब आता है तो आप उसको किसी BHMS, BUMS और BAMS से कम मत समझिएगा।
बिल्कुल ठीक बात है। जैसे सीबीएसई में बहुत सारे इस वक्त बदलाव भी हो रहे हैं जी। कई चैप्टर्स को निकाला जा रहा है, कई चैप्टर्स को इंडक्ट ठीक भी कर रहे हो। लेकिन आपने जिस तरीके की बात कही, और जाहिर तौर पर अगर देश स्वस्थ नहीं है तो वो स्वस्थ समाज भी नहीं बना बिल्कुल सकता नहीं है। बना सकता। और फर्स्ट एड एक ऐसी चीज है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो आपकी पहली सीढ़ी है। अगर पहली सीढ़ी किसी ने समझ ली तो मुझे लगता है ऊंचाई तक रोकने बिल्कुल। में कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में आपने जो एक भी उत्तर दिया कि झारखंड सरकार में इस तरीके से शुरुआत होने जा रही है, सबके मन में एक सवाल भी उठेगा कि अगर हम 12वीं के बाद इस तरीके के कोर्स करते हैं, फर्स्ट एड का कोर्स करते हैं, तो फिर नौकरी में किस तरीके से मुझे प्राथमिकता मिलेगी, क्या उसको करने से फ़ायदा है या नहीं है। चलिए स्कूल लेवल पर तो एक बेसिक आपको नॉलेज दिया जा रहा है, बिल्कुल। लेकिन कोर्स करने के बाद तो सबके जहन में होता है कि मुझे नौकरी चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए सरकारी नौकरियाँ निकाली, दिल्ली सरकार ने सरकारी नौकरी निकाली और झारखंड सरकार भी निकालने जा रही है। लेकिन मैं इस कोर्स को स्पेशली पूरे देश को कहना चाहता हूँ, फर्स्ट एड को अगर आप इस तरह से लेते हैं कि मैं इसमें नौकरी करूंगा, ठीक है, आपका एक करियर है, आप बना सकते हैं करियर को, लेकिन सही मायने में ये सबसे जुड़ी हुई बात है। इसकी नॉलेज आपको भी होनी चाहिए, मुझे भी होनी चाहिए, हर उस आदमी को जो जिंदा है उसको फर्स्ट एड की जानकारी होनी चाहिए। तो इस कोर्स को अगर आप ऐसे लेते हैं कि मैं कोर्स का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, मैं पूरे देश को ये बताने आया हूँ कि फर्स्ट एड की महत्वता क्या है हमारे जीवन में। अगर आपको फर्स्ट एड सही नहीं आता है या आपको फर्स्ट एड की जानकारी नहीं है तो कोई भी बाहर बैठा हुआ व्यक्ति, वो झोला छाप हो सकता है, अनसर्टिफाइड हो सकता है, बंगाली हो सकता है, आपको मूर्ख बनाता रहेगा। 4 जड़ी बूटियाँ कूट देगा, आपको दे देगा, आप उसे खाएंगे उल्टा, और इसका आपको नुकसान होगा, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ नॉलेज है। मैं यहाँ पर किसी प्रकार की ना तो संस्था के प्रमोशन के लिए आया हूँ, ना ही किसी कोर्स के प्रमोशन के लिए आया हूँ। मैं पूरे देश को ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट एड की जानकारी लीजिए, पूरे देश को ज़रूरत है, आपको और मुझे ज़रूरत है। और मैं फिर बता देता हूँ कि आने वाला युग, मेरी गंभीरता इस बात को समझिएगा, आपके मंच से मैं पूरे देश को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाला जो युग होगा, वो लोग जो लड़ेंगे वो गोला बारूद से नहीं लड़ेंगे। सरहद पर बैठा हुआ सैनिक आपको गोला बारूद से और बुलेट से बचा सकता है, लेकिन वो अटैक जो आपके अंदर डाल दिया जाएगा, जिसका कोरोना एक जीता जागता सबूत था, उससे आपको कौन बचाएगा? उससे आपको खुद एक सोल्जर बनना पड़ेगा। और वैसे भी भारत की अगर परिप्रेक्ष्य में हम ना देखें तो बाकी देशों में अगर देखें तो जिसमें हम देखते हैं कि यूक्रेन हो, इजराइल हो या बाकी और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर एक तरीके से हर एक आदमी सोल्जर है, बिना वेपन के लड़ाई लड़ते हैं, लड़कियां हो, बच्चे हों, सब ऐसे। और शायद आप उसी तरीके से इशारा भी कर रहे हैं कि भारत में भी वेपन से लड़ाई करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दिमागी तौर पर सबल हो जाएं। बिल्कुल। और अगर आप दिमागी तौर पे सबल हो जाते हैं तो अटैक करना शायद बहुत मुश्किल होगा दुश्मनों को। बिल्कुल। तो मैं एक और भी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, आप किताब भी लिख रहे हैं, कुछ बहुत यूनिक फॉर्मूला है उसमें कुछ कि ऐसा है कि भारत जो है बहुत तेज़ी से और विकसित कर जाएगा। हाँ जी। हमारे देश के जितने नेता हैं, प्रधानमंत्री, तमाम लोग हैं, वो भी इसी पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ यूनिक फॉर्मूला है तो बताइए, शायद हो सकता है उनके लिए बड़ा हेल्प हो। देखिए, मैं एक किताब लिख रहा हूँ, हाउ टू डेवलप इंडिया, भारत को कैसे विकसित किया जा सकता है। एक्चुअली अभी तक किताबें ज़्यादातर लोग जो लिखते हैं, मैं ज़्यादातर कह रहा हूँ, मुझे लगता है और लोग भी लिख रहे होंगे, मैं किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहता। ये समस्या है और ये ऐसे होनी चाहिए। हम कहते हैं ये समस्या है, ये ऐसे होनी चाहिए और ऐसे होगी। तो हाउ टू डेवलप इंडिया पूरी किताब ऐसे ही लिखी जा रही है। उसमें हर एक चीज़ को हर एक टॉपिक बहुत वास्ट है। मतलब अगर इसको देखा जाए कि वो आम लोग नहीं पढ़ेंगे उसको मैं सोचता हूँ कि कुछ बुद्धिजीवी लोग उसको पढ़ें, क्योंकि उस किताब में करीब कोई 500-700 नहीं, पूरे 1600 पेज है। अच्छा। और वो एक फॉर्मेट है, एक मॉडल है कि देश को कैसे विकसित किया जा सकता है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ मैम, अभी कुछ दिन पहले मैं दुबई था तो मैंने देखा कि पूरा कंट्री जो है वो आर्टिफिशियल है, कुछ भी नहीं है पूरे दुबई के पास, सब कुछ आर्टिफिशियल है। और पूरा देश, हमारा भी और अदर कंट्री भी वहाँ पर जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, जबकि मेरा देश, अगर मैं देखता हूँ अपने पूरे देश को, इतना खूबसूरत देश कि मैं चूँकि एक जोग्राफर भी रहूँ तो जोग्राफी मेरा पैशन भी रहा है, तो मैं ऐसे देखता हूँ कि पूरा देश मेरा अगर एक प्लेट ली जाए और उस प्लेट पर कई सारे डिशेज़ को रखा जाए तो वो एक खूबसूरत प्लेट पे जब खाना आता है तो मेरा देश ऐसा है। यहाँ पर पहाड़ भी हैं, यहाँ पर नदियाँ भी हैं,
यहाँ पर रेगिस्तान भी है, यहाँ पर पठार भी हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग जलवायु मिल जाएंगी, अलग अलग ज़बानें मिल जाएंगी, अलग अलग कल्चर मिल जाएगा। इतनी खूबसूरत चीज़ें हमारे पास होने के बाद हम अपने टूरिज्म को किस चीज़ से बढ़ावा देते हैं? जो कुछ लोग, जो इमारतें हैं हमारे पास, जो एटमॉस्फेयर, जो सब कुछ नेचुरल है और जो हम बना सकते हैं। एक्चुअली मैं ऐसा मानता हूँ, देश को विकसित करने के लिए हमें भी विकसित होना पड़ेगा, मेंटली विकसित होना पड़ेगा। तो अगर हम अपने देश को विकसित करना चाहते हैं, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पूरे देश की जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर ये सोचे कि देश विकसित कैसे किया जाएगा, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि एक शासनकाल में पूरा देश विकसित हो सकता है, अगर उस किताब के हिसाब से आप चलें। चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बात को यहाँ पे रखना कि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि किताब में इनके क्या क्या कुछ हो सकता है या फिर है। अगर राजनेता नेता सुन रहे हो तो ज़रूर एक बार गौर करें, हो सकता है कि भारत की प्रगति में एक जो कदम है इनकी तरफ से भी बढ़े। साथ ही साथ आखिर में मैं आपसे फिर से चाहूँगी कि चूँकि फर्स्ट एड को लेकर आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, सरकार से आपकी क्या मांगे हैं और अंतिम में फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि इनके लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, सरकार से मेरी सिर्फ एक मांग है कि जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर फर्स्ट एड एजुकेशन को मैंडेटरी किया जाए। जैसे एनसीसी और स्काउट का एक डिपार्टमेंट होता है, उसी तरह से एक फर्स्ट एड का भी डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो कि हमारी ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस पढ़ाई को सरकार को फ्री करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है और बच्चे हमारा भविष्य हैं। अगर वो स्वस्थ होंगे तो मुझे ऐसा लगता है देश स्वस्थ रहेगा। तो चूँकि मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी भी होती है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सभी लोग अपने देश को विकसित करना चाहते हैं तो कम से कम हेल्दी तो हो, तभी हम ये परिकल्पना कर सकते हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि फर्स्ट एड को मैंडेट किया जाए हर डिपार्टमेंट में, हर पढ़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने आज सुना कि फर्स्ट एड किस तरीके से हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्वास्थ्य की जब भी आप बात करेंगे, बिना इसके वो बात हो ही नहीं सकती है। सरकार को इस वक्त ये समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है और ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति अगर सरकार सजग है तो ऐसे मामलों में अगर और ज़्यादा सरकार की तरफ से सजगता होगी तो शायद हमारा देश जो है और तेजी से प्रगति की ओर बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। हम कोशिश लगातार ये कर रहे हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके सामने लेकर आए जिससे कि आपके जीवन में बदलाव आए। तो इसीलिए लगातार दिल्ली 24 को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्ते।